नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कटारे। आप पहले से जानते हैं कि ये जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा पेपर 3 पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था इसका आज टॉपिक है, यूनिट नंबर 1 का भारत में औद्योगिक नीतियां और औद्योगिक विकास। ओके, हम इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे जिससे आपको समझ में आए कि भारत की जो औद्योगिक नीतियां थी किस पर्सपेक्टिव में बनाई गई, उनमें परिवर्तन कैसे आया, समय समय पर जैसे उदारीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, उदारीकरण के बाद नीतियां किस तरीके की रही, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे। और आपने इसको ध्यान से सुन लिया तो मेरा दावा है ये सिर्फ एमपीपीएससी में ही नहीं, यूपीएससी में भी आपके लिए उतना ही यूजफुल रहेगा। कोई भी देश रहता है, हम जब स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता के बाद हमारी जो सरकार थी उसने भी आर्थिक विकास किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए, इसके लिए सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए अनेक नीतियां शुरू की थी। देश की आजादी के बाद अब मुद्दा ये था कि देश में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है। वो जो आर्थिक सुधार होंगे किस तरीके से होना चाहिए, उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी। तात्कालिक परिस्थितियों की बात कर रहा हूं मैं, 1950 की बात कर रहा हूं, 1947 में देश आजाद हुआ, उस समय की बात हो रही है। तो दो प्रकार की विचारधाराएं जो थी ये इस समय प्रमुख थी, बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी। पहली विचारधारा जो थी वो गांधीवादी विचारधारा, और दूसरी विचारधारा जो थी, भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे मिस्टर नेहरू, तो नेहरू जी की विचारधारा जो है वो भी देश के आर्थिक विकास में अपना कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करेगी। दोनों के विचारों को हम इन शॉर्ट समराइज करते हैं कि क्या थी दोनों की विचारधाराएं, कैसे क्या चाहते थे। गांधी जी की सोच ये थी कि हमारी जो देश की अधिसंख्यक आबादी है, अधिसंख्यक यानी अधिकांश जनसंख्या, तो अधिसंख्यक आबादी ये किस में संलग्न है, क्या कार्य करती है, ये कृषि में संलग्न, कृषि पर निर्भर है। इसलिए क्या करना चाहिए, तो गांधी जी की सोच ये थी, गांधी जी के विचार ये थे कि हमें इस कृषि पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि पर फोकस करो, लघु उद्योगों पर फोकस करो, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, कुटीर उद्योगों पर फोकस करो। उनके विचार ये थे। नेहरू जी जो थे आधुनिक विचारधारा वाले, उन्हें माना जाता है। इन्होंने ये कहा था कि देश में आर्थिक सुधार जो होंगे या देश का जो विकास होगा वो कैसे होगा, तो ये कहा जाता है कि उनका मानना ये था कि देश में औद्योगिक विकास अगर होता है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, और इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी वो किस मुद्दे को लेकर आते हैं, समाजवादी सोच को लेकर आते हैं। हालांकि ये समाजवाद एक ऐसा शब्द है जिसका स्पष्ट अर्थ बता पाना मुश्किल हो जाता है। तो समाजवादी सोच के साथ वो कहते हैं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बैक में लेके चलता हूं, हम पीछे की बात करते हैं। पीछे की बात क्यों करते हैं कि अब देखो, ये तो आजादी के बाद की स्थिति बन रही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि 5 ईयर प्लान पढ़ते हो तो 5 ईयर प्लान के जब डेवलपमेंट की बात करते हो तब एक नाम आता है हमारे सामने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी इन्हें पसंद नहीं करते थे, मैं अगर बेटर शब्दों में बोलूं तो उनकी जो भी थी। 1938 में पहली बार जब चुने गए थे और 1939 में दूसरी बार, गांधी जी ने अपने प्रत्याशी यानी जिन्हें इन्होंने समर्थन दिया था उनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। तो वो कहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार होगी। तो हार तो गए ही थे, बट उन्होंने इन्हीं का विरोध करना शुरू कर दिया था। नेताजी ने कांग्रेस छोड़ करके एक नई पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक।
नेताजी जब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1938 में, तो इनके द्वारा क्या बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई, ये प्रीलिम्स में पूछी जाती है। एज अ चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने एनपीसी का गठन किया था, एनपीसी नेशनल प्लानिंग कमेटी, और इसका चेयरमैन बनाया था उन्होंने मिस्टर नेहरू को। और इसकी रिपोर्ट जो थी 39 में ये कमेटी बनाई गई, 39 में आनी थी लेकिन 39 में नहीं आई। ये रिपोर्ट कब आती है, 1945 में, बल्कि 1949 में आती है। और उसमें भी ये बात बोली गई थी कि हाँ, औद्योगिक विकास जो है वही होना चाहिए। तो दो विचार हावी थे, दो विचारों में अब किस पर ज्यादा जोर दिया जाता है? औद्योगिक विकास पर ज्यादा जोर दिया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्यों औद्योगिक विकास को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है? तो औद्योगिक विकास के पीछे कारण क्या है? वाई? इसका आंसर आप लोग बता पाओगे? इसका एक कारण है कि देखो, दूसरा विश्व युद्ध जब हो जाता है समाप्त, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों को स्वतंत्रता दी गई, और बहुत सारे देशों को स्वतंत्रता देने के साथ साथ एक फैशन बन गया था कि वह देश अपने यहाँ क्या करेगा, अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करेगा, डेमोक्रेसी। दूसरा क्या करेगा कि दूसरा बोला उसके यहाँ पर क्या होना चाहिए, लोकतंत्र है तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, तो रिटेन में होगा। और भारत में देखो लोकतंत्र की स्थापना भी की गई, और भारत में लिखित संविधान भी बनाया गया। ये लिखित संविधान इतना बड़ा बना दिया गया कि विश्व के सबसे बड़े संविधान वाले देश हैं हम। और तीसरी जो फैशन वाली बात थी वो क्या थी कि देश के विकास के लिए उनके यहाँ जो अर्थव्यवस्था अपनाई जाएगी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। यानी सरकार भी काम करेगी, निजी सेक्टर भी काम करेंगे, और लगभग यही बातें हमने भी अपनाने की कोशिश की। अब कारण इसमें ये नहीं मिला अभी हमें कि देश के विकास का आधार उद्योग क्यों होंगे। औद्योगिक विकास को ही हम अपनी इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? इसका उत्तर दे सकते हो आप? तो इसलिए मानते हैं कि 1945 के बाद औद्योगिक विकास को ही क्या माना जाने लगा, आर्थिक विकास माना जाने लगा। एक कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जहां है उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये इसका पर्यायवाची बन गया। उस समय की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने क्यों फोकस किया, तो वर्ल्ड बैंक जो था ना, विश्व बैंक ने जो हमें सहायता दी थी, यानी हम जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजाद होने वाले जो देश से थे, तो वर्ल्ड बैंक ने जो हमारी सहायता की, वो किस बात के लिए की? उन्होंने सहायता या जो ऋण दिया था वो सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक विकास के लिए दिया था। अब आप शर्तों के साथ ऋण दे रहे हो और बोल रहे हो कि औद्योगिक विकास करोगे तो ही हम ऋण देंगे। कृषि के लिए हम कोई लोन नहीं दे रहे हैं, इसलिए भी हमें मजबूरी में औद्योगिक विकास पर फोकस करना पड़ा। और यही कारण है कि जो भारत की पहली जो नीति बनाई जाती है, यानी फर्स्ट औद्योगिक जो पॉलिसी बनी, उस फर्स्ट औद्योगिक नीति में एजेंडा क्या था, तो फोकस हमारा यहाँ पर यही था कि हम उद्योगों का विकास करेंगे। क्लियर है ये बात? तो भारत की पहली जो औद्योगिक नीति मुख्य रूप से आएगी वो तो आती है 1956 में, लेकिन जून 1948, याद रखना पड़ेंगे ये ईयर वगैरह है ना, भारत सरकार के द्वारा भारत की, या ये कह सकते हैं भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोल देते हैं, बट वो फुल फ्लेज में नहीं थी, ये पॉलिसी ना होकर के भारत की प्रथम की जगह का कर लो, भारत का प्रथम औद्योगिक नीति न होकर के ये क्या था, प्रस्ताव था, प्रपोजल था, या रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, जून 1948 में आया। अब इस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में जो 1948 में आया, उसके प्रमुख जो
पैरामीटर है वो क्या क्या थे, हम उसकी बात कर लेते हैं मुख्य रूप से ना। ये पहला पहला ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश होगा, किंतु कुछ सेक्टर जो होंगे वो रिजर्व होंगे, रिजर्व फॉर गवर्नमेंट। यानी कुछ क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ कौन कार्य करेगा, सरकार काम करेगी। वो कौन कौन से सेक्टर थे, तो मैं कुछ यहां पर आपको याद दिला देता हूं, लिखा देता हूं। आयरन एंड स्टील, लौह और इस्पात। दूसरा कौन सा होगा, रेलवे। तीसरा सीमेंट इंडस्ट्री। और क्या था, तो सिविल एविएशन, जिसे नागरिक उड्डयन बोलते हैं। चार हो गए। एक था यहां पर शिपिंग, जिसे जहाज रानी के नाम से जानते हैं। और एक और था, वो क्या था, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। ये 6 सेक्टर इस पहले औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रिजर्व कर दिए गए कि इनमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। समझना इस बात को कि हम अपनी इकोनॉमी में क्या कह रहे हैं कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मींस क्या हो जाता है, सरकारी कंपनियां, यानी सरकार आ जाती है। लेकिन इन सेक्टर को हम रिजर्व कर देंगे, किसके लिए, कि सिर्फ और सिर्फ सरकार काम करेगी। आगे चल करके यही जो सेक्टर है, जब पूरी पॉलिसी आती है 1956 में या उसके बाद वाली पॉलिसी में, ये क्या कहलाने लगते हैं, इससे संबंधित सेक्टर पीएसयूज के नाम से जाने जाने लगते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम से पहचाने जाएंगे। तो पहली औद्योगिक नीति प्रस्ताव की प्रमुख बात ये हो जाती है कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। 6 सेक्टर मोटे तौर पर रिजर्व रहेंगे सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए। दूसरी इस पॉलिसी में क्लॉज क्या डाला गया, तो दूसरा था कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन, अस्त्र और शस्त्र जिसे कहते हैं ना, अस्त्र और शस्त्र, इसके साथ साथ इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं, प्रतिरक्षा, डिफेंस। तो प्रतिरक्षा, डिफेंस से संबंधित जितने भी सामग्री होंगी, इनका उत्पादन कौन करेगा, इनकी मैन्युफैक्चरिंग सरकार करेगी। कोई प्राइवेट सेक्टर हम यहाँ अलाउ नहीं कर रहे, सरकार के द्वारा की जाएगी। और इसमें ये बात भी कह दी जाती है कि इस पॉलिसी की हम आने वाले 10 सालों में समीक्षा करेंगे और फिर देखेंगे कि कितने बदलाव करने की आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ेगी तो बदलाव करेंगे, नहीं आवश्यकता पड़ेगी तो नहीं करेंगे। तो पहली औद्योगिक नीति प्रस्ताव जून 1948 में लेकर आए। कारण क्या थे, मैंने आपको बता दिए। एक तरफ गांधीवादी सोच चल रही थी, एक तरफ नेहरूवादी सोच चल रही थी। इन दोनों सोचों के साथ साथ और क्या हो रहा था, तो हम यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड में भी लेकर आए। बैकग्राउंड में क्या लेकर आए कि जो एनपीसी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, जिसकी रिपोर्ट 1949 में आया, उसमें भी औद्योगिक विकास को ही आर्थिक विकास माना जाता है। ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। चल, अब 10 साल हो गए लगभग, तब आती है भारत की पहली प्रॉपर 1956 में औद्योगिक नीति। तो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। पढ़ाने को तो इसको बहुत शॉर्ट में बताया जा सकता है, मगर याद नहीं होगा और उतना काम भी नहीं आएगा। अगर उसने कहीं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिए तो आपसे उत्तर देते नहीं बनेगा।
1956 की और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये अनाउंस किया जाता है, पहला था कि जितने प्रकार की भी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को 3 लिस्ट में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि सभी उद्योगों को तीन अनुसूचियों में बांटा गया। कौन कौन सी अनुसूची बनाई, तो हम पहले बात करते हैं ए अनुसूची, और दूसरी का नाम रख लेते हैं बी, और तीसरी का नाम रख लेते हैं सी। ए में, या इसे ए बोलो या पहली अनुसूची बोलो, इसमें 17 सेक्टर थे, यानी 17 क्षेत्र थे, वो रिजर्व कर दिए गए। किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए, कि इन सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही काम करेगी। जैसे, तो आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो गया, अस्त्र शस्त्र जिसे बोलते हैं ना, खनिज हो गए, विमानन हो गया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, भारी उपकरण हो गए। यही आगे चल करके एक तरीके से क्या कहलाने लगते हैं, इन्हें सीपीयू एसयूज के नाम से जाना जाता है। सी मतलब सेंट्रल और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन, केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम। 17 सेक्टर जो थे वो इसमें रख दिए गए। ठीक है, कोयला हो गया, है ना, सीसा, जस्ता, लोहा, तांबा, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो खनिज थे, विद्युत उत्पादन, विद्युत का वितरण, परमाणु शक्ति, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ये सब ओनली पहली अनुसूची में। ठीक है भाई, पहली अनुसूची देख लिया। दूसरी अनुसूची जो थी बी, इसमें लगभग 13 सेक्टर थे, यानी 13 क्षेत्र जो थे। ये क्या किया जाता है 13 क्षेत्रों में? यहां पर ये कहा गया कि राज्य क्या करेगा, राज्य को पहल करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी, पहला कदम उठाना पड़ेगा, और पहल करके वो क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर जो है, निजी क्षेत्र जो है, उसको लेकर आएंगे, उसे इनवाइट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करेंगे कि आप इस सेक्टर में आइए, इंडस्ट्री लगाइए, आगे बढ़िए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे काम होगा, मशीनरी कैसे आएगी, वो सब चीजें राज्य जो है उसके पास संसाधन है, तो वो इनिशिएटिव लेगा और प्राइवेट सेक्टर को सिखाएगा, दिखाएगा, और फिर वो अपना काम करेंगे। यहाँ ऐसी चीजें जैसे मशीनरी हो गई, औजार हो गए, मिश्र धातु हो गई, तो ये क्या कहलाने लगते हैं, जो दूसरे वाले, जहां पर राज्य सरकार को इनिशिएटिव भी लेना है, तो इन्हें एसपीएसयूज भी कह सकते हैं, अगर राज्य सरकार का ही पूरा होल्ड है तो। और अगर प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी है तो उसे हम जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। ओके, दूसरी अनुसूची 13 क्षेत्रों में राज्य को पहल करके प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करना होगा। और तीसरी जो थी लिस्ट जो बनाई थी ना, 3 अनुसूचियों में बांटा, तो तीसरी यानी इन 2 के अलावा जो भी अलग अलग प्रकार के उद्योग होते हैं, वो निजी सेक्टर काम करेगा, निजी क्षेत्र के लिए ओपन खोल दिया गया। 17 को रिजर्व सेंटर के लिए कर दिया, 13 को राज्य सरकार के लिए कर दिया, और उसमें भी राज्य सरकार बोल रही है कि हम चलो आपको बताते हैं और आप अपना आगे काम करो। प्राइवेट सेक्टर को बोल रही है कि हम आपको इस सेक्टर में भी काम करने की बता रहे हैं रास्ते। ये चीजें हो जाती। अब देखो, बी में प्राइवेट इन्वॉल्व है, सी में तो पूरा का पूरा प्राइवेट ही इन्वॉल्व है। तो इस पॉलिसी में एक क्लॉज ये भी जोड़ दिया जाता है, जिसे हम 2 नंबर में लिख सकते हैं, कि बी और सी अनुसूची के अधिकतम उद्योग जो थे, मैक्सिमम, उनके लिए क्या किया गया कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, और उसके लिए भी कोटा सिस्टम बना दिया।
LPQ, इसको ही हम LPQ राज भी कह सकते हैं, लाइसेंस परमिट कोटा राज। कि अगर आप मान के चलो कि एंटीबायोटिक या मेडिसिन बनाते हो तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेने पड़ेंगे, और कोटा कि कितना प्रोडक्शन करोगे, तो लाइसेंस परमिट और कोटा ये स्टार्ट किया जाता है 1956 की पॉलिसी में। प्रश्न आता है क्यों? तो उसका उत्तर क्या होगा इस क्यों का? तो क्यों का उत्तर ये होगा कि लाइसेंस परमिट कोटा से ये सोच थी, ये माना गया कि देश के संसाधनों का समुचित विकास हो पाएगा। कि लाइसेंस जब देख करके देंगे कि किस कंपनी को देना है, क्या वो फायदा मतलब प्रोडक्शन ठीक से कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, उन्हें फायदा होगा। तो देश के संसाधनों का समुचित विकास होगा, इसीलिए लाइसेंस परमिट और कोटा राज जो है उसकी आवश्यकता पड़ी 1956 की पॉलिसी में। तो 1956 की पॉलिसी का महत्वपूर्ण पॉइंट कि सभी उद्योगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 17 सेक्टर रिजर्व कर दिए गए केंद्र सरकार के लिए, जो आगे चलकर CPSUs के नाम से जाने गए। 13 सेक्टर जो थे जहां राज्य को इनिशिएटिव लेना था और फिर प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करना था, यानी प्राइवेट सेक्टर भी उसमें जा सकता है। इन दोनों के अलावा अन्य जो भी इंडस्ट्रीज थी वो निजी क्षेत्र के लिए ओपन कर दी गई। लेकिन B और C में बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनके लिए लाइसेंस जरूरी है, परमिट जरूरी है, कितना प्रोडक्शन करते हो उसका कोटा भी जरूरी है। और ये कहा गया कि इससे देश के संसाधनों का समुचित विकास होगा। लेकिन आगे चल करके यही प्रावधान रिश्वत और भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा स्रोत बनेगा। अगला प्रोविजन क्या था 1956 की पॉलिसी में? तो 1956 की पॉलिसी में ज्यादा फोकस जो किया गया है वो किस पर किया गया है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन पर। तो सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया। विशेष बल दिया गया, मोर एम्फेसिस। पूछेंगे आगे इस पर कि क्यों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ऐसी क्या मजबूरी थी? दूसरी बात ये भी बोली गई कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा जो कंपनियां लगाई जा रही हैं वो कहाँ लगाई जाएंगी, उनकी स्थापना की जाएगी उन एरियाज में जो पिछड़े हैं, पिछड़े क्षेत्रों में इन्हें स्थापित करो। क्यों करो? पिछड़े क्षेत्रों में इन्हें लगाओगे, बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, वहाँ का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पर सारा सिस्टम धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो पिछड़े क्षेत्र में जाएगा नहीं, उसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। इस पॉलिसी में ये भी फोकस किया जाता है कि आय और संपत्ति की जो असमानता है उसको दूर करें। गैप जो है उसको दूर करने की, आय और संपत्ति की असमानता पर ध्यान दिया गया, कैसे भी करके दूर किया जाए। इस पॉलिसी में ये भी फोकस किया जाता है कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर। इस पॉलिसी में फोकस करते हैं मॉडर्नाइजेशन पर, आधुनिकीकरण, नई टेक्नोलॉजी, नई प्रकार की मशीनें। तो जो मेरा प्रश्न था कि देखो इस पॉलिसी में सार्वजनिक क्षेत्रों पर विशेष बल दे रहे हैं, तो प्रश्न ऐसा हो सकता है, पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन का इतना महिमा मंडन क्यों किया गया, इनकी स्थापना पर इतना जोर क्यों देती है सरकार? कुछ रीजन है आपके पास? बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप आंसर देके बता सकते हो। चलो बताता हूं मैं। ये एक अपने आप में एक क्वेश्चन है कि क्यों इनका महिमा मंडन किया गया, क्यों इन पर फोकस किया गया। तो उसका उत्तर है, इसके पीछे आंसर आता है कि चूंकि उद्योगों के विकास
को ही हमने क्या माना है, देश के विकास की नींव माना है कि उद्योगों का विकास या देश का विकास तब होगा जब इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी। तो ये इसकी फाउंडेशन हो जाती है। तो देश के विकास की नींव हो जाती है, इसलिए अब कैसे, तो अब आप देखोगे कि कुछ आधारभूत उद्योग होते हैं। आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग जिनके ऊपर, जिनके प्रोडक्ट से दूसरा इंडस्ट्री रन करती है, दूसरी इंडस्ट्री उस पर काम करेगी। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोयला, ऊर्जा तो चाहिए ना, खनिज तेल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनरी, यानी खनिज तेल को क्या करते हैं, फर्निश्ड करते हैं, उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसी में और जोड़ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है, तो इन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो देश के विकास की नींव उद्योगों पर थी, और अब देश के विकास की जो नींव है उद्योगों पर थी, इसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था हमारे देश में। कैसे अभाव था कि जैसे पावर, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, पावर उस समय जैसे एक तापीय ऊर्जा होती है जिसे थर्मल पावर कहते हैं, जो कोयले से बिजली बनाई जाती है। दूसरा न्यूक्लियर पावर, जो कि बहुत कम नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु रिएक्टर से बनाई जाती है। और नदियों पर जो बांध बनाते हैं उसे हम हाइड्रोलिक पावर कहते हैं ना। और आज की डेट में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स उसमें आ जाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो आधारिक संरचना में पावर जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, परिवहन। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेल भी आ जाएगा, इसमें सड़क भी आ जाएगी, इसमें नौवहन भी आ जाएगा। कम्युनिकेशन, संचार सेवाएं बहुत जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का देश में अभाव था। औद्योगिक विकास जो है, औद्योगिक विकास को देश के विकास की नींव माना जाता है। अब इनमें निवेश करेगा कौन, यहाँ आएगा कौन, प्राइवेट सेक्टर तो आने से रहा, तो सरकार को ही इस सेक्टर में कूदना पड़ेगा। ये सब क्या कहलाते हैं, जो आयरन, स्टील, सीमेंट, कोयले, इन्हीं को हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, इन्हीं को हम कोर सेक्टर भी कहते हैं, इन्हीं को हम कोर इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, इन्हीं को हम इंफ्रा इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने बोला आपको कि आखिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का महिमा मंडन क्यों किया गया, क्योंकि देश के विकास की नींव थी। दूसरी बात यह आती है कि उस समय जो प्राइवेट सेक्टर था, निजी क्षेत्र जो उस समय जो था, तो निजी क्षेत्र के पास ना तो इतनी ज्यादा पूंजी थी कि इतने लार्ज स्केल पर वो इतने बड़े प्लांट लगा सके, पूंजी का भी अभाव है। साथ ही साथ उनके पास भी तो तकनीक नहीं है इतनी। सरकार है, देश की संप्रभु है, तो दूसरे देश से तकनीक भी ले सकती है। इसके पास अनुभव की कमी थी, क्योंकि पहले ऐसा कोई कार्य भी नहीं किया है। तो जब ये इनकी कमी है, तो इसलिए किसको आना पड़ेगा, सरकार को आना पड़ेगा, यानी पीएसयूज की स्थापना करनी ही पड़ेगी। तीसरी बात आती है, जो हमें कमियां दिखाई दे रही थी कि निजी सेक्टर ये नहीं कर सकता है, तो सरकार स्वयं निवेश करेगी, यानी खुद इनकी स्थापना करेगी। और उसके बाद जब निवेश करेगी, पूंजी भी लगाएगी, तकनीक भी मंगाएगी, प्राइवेट सेक्टर को दिखाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का वह समाधान कर पाएगी, और आगे चल करके प्राइवेट सेक्टर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। जैसे आज की स्थिति है, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, सरकारी सेक्टर अब उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है।
फिर अगला ये भी सोचा गया कि सरकारी जो कंपनियां लार्ज स्केल पे लगाई जाएंगी, बड़े-बड़े कारखाने जब लगाए जाएंगे, तो इनसे क्या होगा, इनसे रोजगार का सृजन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब लोगों को रोजगार मिलेगा, पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ये भी है कि इनको पिछड़े क्षेत्रों में लगाना है। एक तरफ सरकार क्या कर रही है, भूमि सुधार कार्यक्रम चला रही है 1951 में, चकबंदी, सीलिंग एक्ट, वो सब काम कर रही है। दूसरी तरफ इनकी स्थापना कहाँ की जा रही है? पिछड़े क्षेत्रों में की जा रही है, जहाँ विकास नहीं है। जैसे भिलाई का उदाहरण ले लो, आदिवासी इलाकों में की जा रही है। अगली बात सरकार ये बोलती है कि इससे क्या होगा, समाज में जो असमानता है वो भी हम दूर कर पाएंगे। जिन जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिला है, तो असमानता को दूर कर पाएंगे। यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि आय और संपत्ति का पुनर्वितरण कर पाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। ये भी सोच थी पीएसयूज के महिमा मंडन के पीछे। अगली सोच ये भी थी पीएसयू के महिमा मंडन के पीछे कि ये जो कंपनियां लगाई जा रही हैं लार्ज स्केल पर, जो प्रोडक्ट बना रही, तो ये जो उत्पाद बनाएंगी, प्रोडक्ट बनाएंगी, तो उत्पाद को क्या करेंगे, बेचेंगे। बेचने से क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। और दूसरी तरफ ये जो उत्पाद हैं, यानी कि हमें हमारी आवश्यकता की चीजें मिलेंगी, तो पब्लिक इस लाभ से और इन चीजों से हम लोगों को पब्लिक गुड्स उपलब्ध करा पाएंगे, जनता की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा पाएंगे। यानी कि ऐसे समझ लो, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, शिक्षा उपलब्ध करा पाएंगे, स्वास्थ्य बेहतर कर पाएंगे, साक्षरता का विकास कर पाएंगे, ये सब चीजें होंगी। तो इन सब कारणों से पीएसयू जो है उनकी स्थापना पर जोर दिया गया। ओके, यानी मैं अगर मोटे तौर पर समझाऊं कि भारत में पीएसयूज की स्थापना, तो ये समझ लो ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन, एक मटका है, एक घड़ा है, खजाना है पीएसयूज, और इसके ऊपर एक छेद कर दिया गया है और नीचे है हमारा देश भारत। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी बोलते हैं, यानी पीएसयू से जो लाभ है, बेनिफिट है, उनका फायदा हम पूरे देश को दे पाएंगे। कि क्या करेंगे पीएसयूज, इससे रोजगार मिलेगा जनता को, पीएसयूज से प्रॉफिट होगा, लाभ कमाएंगे, लाभ कमाएंगे तो लाभ से हम जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीजें लेके आएंगे, नए पीएसयूज बना देंगे, फिर ये साइकिल चलता रहेगा। तो बहुत अच्छे सपने देखे गए कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। अब परिणाम क्या हुआ इन पीएसयूज की स्थापना, वो परिणामों की चर्चा भी तो जरूरी है। रिजल्ट क्या निकले, एंड गोल क्या हुआ, जो सोचा था क्या वो पूरा कर पाए? तो हम यही देख लेते हैं कि यहाँ पर ये बोला गया था कि जो निजी क्षेत्र है उसके पास पूंजी, तकनीक और अनुभव नहीं था, तो निजी क्षेत्र का विकास हुआ। निजी क्षेत्र का पीएसयूज की स्थापना के कारण विकास हुआ, उन्हें अनुभव भी मिला, तकनीक भी मिली। ये सोचा गया था कि पीएसयूज को लाभ होंगे, लाभ होंगे तो पीएसयूज के लाभ से हम पब्लिक सर्विसेज दे पाएंगे। 1965 के बाद से, 1965 के बाद से इन पीएसयूज को कोई लाभ नहीं हुआ, सारे के सारे घाटे में चले गए। घाटे में चले गए तो फिर हम ये सब चीजों में बेहतर काम कर नहीं पाए, लाभ की प्राप्ति नहीं हुई और इतने घाटे में गए कि फिर इनको बेचना पड़ा। रोजगार सृजन का जो गोल था कि हम रोजगार दे पाएंगे, रोजगार दिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक रोजगार दे दिए गए, आवश्यकता से अधिक। जहां 10 लोगों की जरूरत थी वहां 100 लोगों की भर्ती कर ली गई, जहां 1000 लोगों की जरूरत थी वहां पर 10,000 लोगों की भर्ती कर ली गई। तो उनकी सैलरी पर ही पूरा पैसा खर्च हो गया, वो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाए। तो रोजगार का सृजन जरूरत से ज्यादा किया गया।
निजी क्षेत्र को बहुत फ़ायदा हुआ, उसे तकनीक भी मिल गई, उसको सही मोटिवेशन मिल गया, उनके पास जो तकनीक की कमी थी वो भी पूरी हो गई। तो प्राइवेट सेक्टर जो था वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और ये जो बातें की गई थी ना कि उद्योगों के विकास के लिए आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, संचार है, तो ये कोर इंडस्ट्री जो है इसमें काम नहीं, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई उतनी नहीं कर पाए तो ये फेल हो गया। बेसिक इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई और दूसरी बात क्या आती है कि ये सिर्फ उद्योगों से देश का विकास नहीं हो सकता। भारत जैसे देश में विशेष करके जहाँ पर अधिसंख्यक आबादी कृषि पर निर्भर है, उद्योगों में पैसा अधिक इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन लाभ कम मिलता है, रोजगार कम मिलते हैं, जबकि कृषि में कम पैसे में अधिक रोजगार मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग से एक मैंने टॉपिक ले लिया था कि आखिर सार्वजनिक क्षेत्र का महिमा मंडन जो है वो क्यों किया जाता है और उस समय की कुछ परिस्थितियां मैं आपको बताता हूं कि ये हमारी औद्योगिक नीति थी। अब समझना कि जैसे 1965 के फेज की बात करते हैं, 1965 में, उस समय विश्व के अन्य देश, हम अकेले नहीं थे, विश्व के बहुत सारे देश क्या कर रहे थे, अपने यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना रहे थे, कैपिटलिज्म। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि सरकार जो है वो सिर्फ निगरानी करेगी, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, वो निगरानी करेगी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना रहे थे और हमने शुरू में मिश्रित अर्थव्यवस्था रख रखी थी, तो हम खुलकर के इस तरफ नहीं आए। इवन ये होता है कि 1975 में कुछ देश थे हमारे पड़ोसी, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हुआ, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इन्होंने पूरी तरीके से अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिज्म में बदल दिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल दिया। तो ये क्या कहलाए थे, ये एशियन टाइगर कहलाने लगे, यानी इनका अच्छे से विकास हुआ। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने संविधान में सन 1976 में संशोधन कर रहे हैं और संविधान में संशोधन करके एक प्रस्तावना में शब्द जोड़ रहे हैं, कौन सा, समाजवाद। समाजवाद पूंजीवाद का अपोजिट है एक तरीके से, हम इसे ऐड ऑन कर रहे हैं। हम पूंजीवाद की ओर नहीं जा रहे हैं। जो देश थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद की ओर चले गए, उन्होंने बहुत अच्छे से विकास कर लिया, जीवन स्तर सुधर गया, वो एशियन टाइगर बन जाते हैं। हम एशियाई देशों की बात करें तो, और हम अभी समाजवाद शब्द जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, हमारे देश में क्या चल रहा है, भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में कर दिया जाता है। बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण, यानी निजी को हम समाप्ति कर रहे हैं। यानी जो भी बैंक है वो किसके हो गए, सरकार के हो गए, निजी को नहीं। इवन भारत में ये स्थिति थी, मैं आपको बताता हूं कि भारत में ये स्थिति थी कि एक समय ऐसा था कि हमारे देश में इतना ज्यादा इनकम टैक्स लगता था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अभी इनकम टैक्स कितना लगता है, अभी 10 लाख की इनकम तक तो फ्री कर दिया है काफी हद तक। तो सरकार टैक्स की दर को बढ़ाती है, टैक्स की रेट को, डायरेक्ट टैक्स। आप सोच सकते हो कि हमारे देश में टैक्स कितना लगता था, 97.5% टैक्स लगता था। अब जब इतना टैक्स लगेगा तो लोग टैक्स भरेंगे, यानी आप 100 रुपए कमाओ और 97.5% सरकार को दे दो, ₹2.5 आपके पास रखेंगे। तो लोगों ने क्या कर दिया, टैक्स की चोरी करनी शुरू कर दी। ये सब क्यों किया गया, क्योंकि उस समय हमारा झुकाव जो था यूएसएसआर की तरफ था, पूर्व सोवियत संघ, वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश है। और दूसरी आगे चल करके क्या होता है कि जब इंदिरा सरकार आती है, चली जाती है 1977 में, इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे, तो नई सरकार जो इंदिरा गांधी ने काम किए थे उनको पलटने की कोशिश करती है। अब 1956 की पॉलिसी
लेकिन ज़्यादा दिन रही नहीं मोरारजी देसाई वाली सरकार जो थी। तो लंबे समय तक जो हमारी पॉलिसी चलती रही, वो पॉलिसी कौन-सी रही? यही 1956 वाली जो पॉलिसी के मैंने आपको क्लॉज बताए, मोटे तौर पर यही चलता रहा। हम बहुत कुछ अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर कर नहीं पाए हैं। नेक्स्ट अगली पॉलिसी जो आती है, वो आती है 1970 में। इसको भी देख लेते हैं। 1970 की औद्योगिक नीति। देखो सिलेबस में दिया है औद्योगिक नीति, इतने डिटेल में तो नहीं पूछेंगे मगर आपका आधार तो बना देंगे। आप आगे के जो 91 की पॉलिसी है उस पर तो फोकस कर पाओगे। लाइसेंस, परमिट और कोटा राज, इसकी आलोचना की जाने लगी। आलोचना ये की गई कि ये जिस उद्देश्य से लेकर आए थे, लक्ष्यों के विपरीत काम कर रहे हैं ये प्रावधान। लक्ष्य ये था कि संसाधनों का समुचित उपयोग होगा, मगर ये अपने उस टारगेट के विपरीत कार्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कि जिस एक कंपनी को, एक व्यक्ति को लाइसेंस मिल गया है किसी प्रोडक्ट के बनाने का, वह रिश्वत दे करके नया लाइसेंस ले लेता है। रिश्वत दे करके नया लाइसेंस ले लेता है, तो यहाँ बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में वृद्धि होने के साथ साथ केंद्रीयकरण होता जा रहा है, यानी कुछ ही लोगों के हाथ में इंडस्ट्री का होल्ड है, नए लोगों को अवसर ही नहीं मिल रहा है। इनकी जांच के लिए एक हजारी कमेटी बनाई जाती है, एक दत्त समिति बनाई जाती है, 1966 में बनाई गई थी और ये शायद 1969 में बनाई गई। इन्होंने लाइसेंसिंग प्रावधानों की जांच की और ये देखा कि पुराने उद्योगपति नए उद्योगपति को आने ही नहीं देते हैं पैसे के बल पर। ठीक है भैया, एलपीक्यू की आलोचना शुरू हो जाती है। दूसरी बात, तब क्या किया गया? तो फिर इसमें एक क्लॉज लेकर के आए, MATP, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, 1970 में इसे लागू कर देते और एक कमीशन बना दिया जिसे MATP आयोग नाम दिया जाता है। समझना, इसका लिंक है इसी लाइसेंसिंग वाले प्रावधान से कि लाइसेंसिंग के प्रावधानों की जांच करने के लिए कमेटी बनाई। लाइसेंसिंग में देखा गया कि भ्रष्टाचार हो रहा है और संकेंद्रीकरण हो रहा है, कुछ ही लोगों के पास सब कुछ पहुंच जा रहा है, नए उद्योगपतियों को आने के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1970 में कानून बनाया, एक कमीशन बनाया और इस कानून के तहत एक लिमिट बन जाती है जिसे MATP लिमिट कहते हैं। अब ये लिमिट क्या काम करती है? उन्होंने ये बोला कि अगर कोई एक कंपनी है जिसकी सकल पूंजी, ग्रॉस कैपिटल, अगर 25 करोड़ रुपए है, कोई कंपनी जिसकी ग्रॉस कैपिटल 25 करोड़ है, तो वह किसी नई कंपनी को खरीद नहीं सकती। खरीदने से रोक लगा दी। तो 25 करोड़ की अब किसी दूसरे के द्वारा बनाई जाएगी कंपनी, वो उसको भी प्रॉफिट होना चाहिए। आगे चल करके क्या हुआ? इंदिरा जी के समय, जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, इन्होंने इस लिमिट को बढ़ा करके 50 करोड़ कर दिया। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने इस लिमिट को बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया। और आगे 1991 में जब सुधार होते हैं तो ये लिमिट ही समाप्त कर दी गई। मैं आपसे पूछता हूँ कि कारण क्या था कि ये लिमिट पहले 25 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 100 करोड़ रखी गई? तो कारण ये था कि अब देश धीरे धीरे विकास करता जा रहा है।
विकास करता जा रहा है तो ऐसी कंपनी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी जिसकी जिसकी सकल पूंजी ज़्यादा हो, यानी बड़ी कंपनियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब 50 करोड़ 100 करोड़ की कंपनियों से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए इस लिमिट को धीरे-धीरे बढ़ाते जाते हैं। 1991 की पॉलिसी के तहत ये एमएटीपी लिमिट एबॉलिश कर दी गई, समाप्त कर दी गई और उसके बाद आगे चल कर के हम देखते हैं कि 2003 में ये कानून ही खत्म हो गया और उसकी जगह एक नया विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे प्रतिस्पर्धा बिल के नाम से, विधेयक के नाम से जानते हैं। ये क्यों लेकर आए थे कि ये जो एमएटीपी एक्ट था 1970 का, इसकी कमियों को दूर करने के लिए लेकर आए थे। तो आगे का भी मैंने आपको बताया 1970 की पॉलिसी में। 1970 की पॉलिसी में क्या किया गया है, तो 1970 की पॉलिसी में उद्योगों को, जो इंडस्ट्रीज थी, देखो 56 में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ए, बी और सी, और यहाँ उद्योगों को कई क्षेत्रों में बांटा जाता है। कौन कौन से सेक्टर, जैसे एक हो गया कोर सेक्टर या कोर इंडस्ट्री, दूसरा उन्होंने बना दिया नॉन कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज यानी आधारभूत उद्योग जैसे कहते हैं। फिर एक और बंटवारा यहां कर दिया गया हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग, जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। एक और बंटवारा कर दिया, इसमें ही एक कैटेगरी जोड़ दी मिडिल सेक्टर, जो भारी से थोड़े कम। ऐसे ही यहाँ एक नया वर्ड आया जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या था? जॉइंट सेक्टर मतलब ये समझ लो कि जिसमें केंद्र सरकार की भागीदारी हो, राज्य सरकार की भागीदारी हो, निजी क्षेत्र की भागीदारी हो, उसे जॉइंट वेंचर या जॉइंट सेक्टर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इसमें एक टर्म आया था अनलाइसेंस्ड सेक्टर, जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत ना पड़े। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इस पॉलिसी में उद्योगों को अलग अलग ढंग से बांट दिया जाता है। तो हैवी इंडस्ट्रीज यानी उद्योग बनाने के लिए बेसिक प्रोडक्ट बनाती है, उसे हैवी इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। कोर सेक्टर आधारभूत उद्योग जिसे हम कहते हैं, वो चीजें। तो 1970 की पॉलिसी आई, फिर एक बीच में एक थोड़े समय के लिए कह लो छोटी सी पॉलिसी आती है 1973 में। 1973 अब देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कुछ सेक्टरों में प्रायोरिटी सेक्टर नाम दिया गया, उच्च प्राथमिकता वाले। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी जाती है। पहले चूंकि हम विदेशी निवेश को पूरी तरीके से बंद करके बैठे, तो हाई प्रायोरिटी सेक्टर में अनुमति मिलती है, लेकिन अनुमति ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट पैसे लेकर के आ जाओ। माध्यम ये था, यानी सीधे पैसे के द्वारा निवेश नहीं कर सकते, पूंजी, इस पर रोक थी। तो क्या कर सकते हो, बोला तकनीक के माध्यम से निवेश कर सकते हो, लेकिन पैसा नहीं लगाने दे कोई तकनीक उद्योग, उतना ज्यादा अट्रैक्शन तो होगा नहीं। भारत में इसी समय कोक, जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, ऐसी कार बनाने वाली कंपनी क्रिसलर थी, उसका समझौता हुआ था इन्वेस्टर से। तो यहां इनका विरोध किया जाता है, विरोध किया गया तो ये लोग वापस चले गए, भाग गए यहां से। इसी पॉलिसी के तहत 1973 में एक कानून आता है, जिस कानून को बहुत डिस्टर्ब होने लगा बाहर, फेरा के नाम से जानते हैं। मैं इसको 2 लेक्चर में कवर करूंगा। फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, 1973 में ये पास हो गया था।
और लागू हुआ है ये 1 जनवरी 1974 से। अब इस फेरा को क्यों लेकर के आए थे, तो इसका कारण ये था कि देश में थी फॉरेन करेंसी की कमी, विदेशी मुद्रा की थी कमी, और उसके बाद भी दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा था, तो विदेशी मुद्रा के पलायन को रोकने के लिए। हालांकि जब ये कानून आया उसी समय कंसेप्ट फेमा का भी बन गया था, जो आज की डेट में काम करता है। आर की जगह यहाँ पर एम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, और यहाँ है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस फेरा में जेल भेजने के भी प्रावधान किए गए थे। 73 की पॉलिसी में जॉइंट सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया गया, संयुक्त क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 19 औद्योगिक क्षेत्रों की लिस्ट बनाई गई, 19 प्रकार के सूची बनाई गई। इसमें आधारभूत उद्योग भी थे, जिसे कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं ना, और अन्य जो महत्वपूर्ण बेसिक गुड्स और इंडस्ट्रीज, उनको उसमें रखा जाता है। निर्यात संबंधी जो सेक्टर थे उनको रखा जाता है। तो ये 1973 की पॉलिसी। 1973 की पॉलिसी के बाद एक और पॉलिसी आएगी, 1977 की औद्योगिक नीति। ओके, तो 1977 की औद्योगिक नीति के प्रमुख प्रावधान ये थे कि गैर जरूरी क्षेत्रों में, चूंकि मोरारजी सरकार थी तो उस समय स्वदेशी का फिर से आंदोलन चलाने लगे थे, तो अनावश्यक क्षेत्रों में, गैर जरूरी क्षेत्रों में, अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर रोक लगा दी। तो जाकर के कोक और उन सबको भागना पड़ा, विदेशी निवेश पर रोक लगा दी। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय प्रमुख चेहरा थे इन सब कंपनियों का विरोध करने के लिए। यहाँ विकेंद्रीकरण पर ज्यादा फोकस किया जाता है। विकेंद्रीकरण किस चीज को लेकर के? औद्योगिकीकरण को लेकर के, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के। किसी एक सेक्टर में ही नहीं, सभी जगह इसका फैलाव होना चाहिए। इसी समय डीआईसी भी बनाए गए। डीआईसी क्या होते हैं? इन्हें डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर कहते हैं, या ये हिंदी में इन्हें जिला उद्योग संघ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं स्वरोजगार के लिए, तो आपकी लोन की एप्लीकेशन इन्हीं के माध्यम से बैंक में फॉरवर्ड होती है, आगे बढ़ाई जाती है। लघु उद्योग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कुटीर उद्योगों पर भी बहुत फोकस करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग सिर्फ परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित होते हैं। लघु उद्योग में परिवार के साथ साथ बाहर से भी लोग काम करने के लिए आते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा है। इसी समय खादी एवं ग्राम उद्योग जो है उस पर भी जोर दिया गया, तो इनका भी विकास हुआ इसी पॉलिसी के अंतर्गत। साथ ही साथ यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो जनता के लिए, पब्लिक के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, जो जिन्हें वो डेली यूज में लेकर आती है, तो आवश्यक वस्तुओं पर प्राइस जो है वो नहीं बढ़ेगा, यानी उनका प्राइस स्थिर कर दिया गया। एक प्रकार से राशनिंग सिस्टम समझ लो। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर रखने की कोशिश की गई। ये सब काम यहाँ पर होते हैं। 1977 की पॉलिसी। ज्यादा दिन रहे नहीं, मोरारजी देसाई जी की सरकार चली गई, चरण सिंह भी आए, तख्ता पलट, ये सब बातें होती रही। फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है, तो 1980 में फिर से नई पॉलिसी आ, 1980 की औद्योगिक नीति। तो औद्योगिक नीति जो आती है, जो उन्होंने बोला था कि हम गैर जरूरी क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा देते हैं, इन्होंने फिर से वापस कर दिया। वही 1973 की सीमा तक विदेशी निवेश की अनुमति देगी, यानी निवेश को बढ़ाने की बात की गई। इस पॉलिसी में एक शब्द महत्वपूर्ण आता है, आर्थिक संघवाद। संघवाद, फेडरलिज्म जिसे कहते हैं, आर्थिक संघवाद, इकोनॉमिक फेडरलिज्म।
ये कैसे होगा? तो इसके लिए ये बोला कि जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, इसका औद्योगिक विकास के साथ तालमेल बढ़ाया जाए। इनको भी लेकर आओ औद्योगिक विकास में समन्वय। तो प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस दिया जाता है एक तरीके से कि आप इंडस्ट्री में इनको प्राथमिकता हम देंगे। तो इकोनॉमिक फेडरलिज्म का अर्थ होता है कि फेडरलिज्म संघ बना रहे हैं, केंद्र भी है, राज्य भी है और निजी, तीनों जो मिल जाते हैं आर्थिक गतिविधियों में, उसे कहते हैं इकोनॉमिक फेडरलिज्म। तो आर्थिक विकास में तीनों सहयोग करेंगे। इस पॉलिसी के द्वारा ध्यान दिया जाता है पीएसयूज पर कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है घाटे में जा रहे हैं, उनकी दक्षता सुधारी जाए, एफिशिएंसी सुधारी जाए, इस पर ध्यान दिया जाता है। और बड़े उद्योग के तो कई नाम पहले ही रख चुके थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है इस पॉलिसी के द्वारा, जो लघु उद्योग थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और जो कुटीर उद्योग थे, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, उनके भी कुछ और अन्य नाम ये कह लो या अलग अलग भागों में बांट दिया। वो क्या था? तो उन्होंने बोला, एक का नाम रख दिया टिनी सेक्टर या टाइनी सेक्टर बोल लो, हिंदी इसकी बड़ी रोचक है, पिद्दी क्षेत्र। पिद्दी बोलते ना, फिसड्डी। ठीक, ये दूसरा था जिसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बोल रहे हैं, लघु उद्योग कह सकते हो। और तीसरा था जिसे ऑक्सिलरी इंडस्ट्री कह रहे हैं या इसे सहायक उद्योग के नाम से भी जान रहे हैं। ये वर्गीकरण किया जाता है, इसमें थोड़ा निवेश को लेकर के क्राइटेरिया। टिनी सेक्टर क्या हो जाएगा? तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ना हो, ऊपरी सीमा अपर लिमिट 2 लाख रुपए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसे कहा गया, इस ईयर की बात कर रहा हूं मैं 1980 की, जहां पर अधिकतम निवेश कितना है? 20 लाख रुपए। और सहायक उद्योग जो थे, इसमें अधिकतम निवेश कितना था? 25 लाख रुपए। तो स्मॉल स्केल और लघु उद्योग को 3 भागों में बांटा जाता है। आज के समय ये लिमिट बढ़ चुकी है। ये महत्वपूर्ण है, ये टिनी सेक्टर, स्मॉल स्केल, कारण है क्योंकि एक्सपोर्ट में ये सबसे अधिक भूमिका निभाते हैं। एक्सपोर्ट में इनकी भागीदारी बहुत ज्यादा है और दूसरी रोजगार में इनकी भागीदारी बहुत ज्यादा है, रोजगार प्रदान करने में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर सिर्फ खाना पूर्ति वाली जो प्रावधान थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए, ये बातें की गई थी। खादी और ग्राम उद्योग चूंकि वो पहले से लाइमलाइट में आ चुका था, तो इसमें भी उन्होंने फोकस किया। हैंडलूम इंडस्ट्री पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं, हथकरघा उद्योग जो है उनको बढ़ावा दिया जाए और जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर करने की कोशिश की जाए कि कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र बहुत विकसित हैं और कुछ कम है, तो पिछड़े क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। और इसी समय ऐसी यूनिट भी लगाई जाए जिन्हें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के नाम से जानते हैं, EOU, निर्यात उन्मुखी इकाइयां, जिनका सामान 100% सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाएगा। EPZ भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से। इनकी स्थापना पर भी जोर दिया जाता है ना। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कह लो। ऐसे ही AEZ नाम भी सुनने में आता है, तो AEZ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जोन बनाने पर विशेष फोकस किया जाता है। 1980 की पॉलिसी में ये चलता है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ करके हम एक छोटी सी पॉलिसी बची है 1985, उसके कुछ प्रावधान, और महत्वपूर्ण पॉलिसी है 1991, ये देखेंगे और औद्योगिक विकास देखेंगे। तो आपको एक पूरा का पूरा एक ओवरव्यू मिला। क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे कृषि वित्त को लेकर, विपणन को लेकर। उनके आंसर आपको लिखना चाहिए। नहीं आते हैं आपसे आंसर तो आप हमसे पूछो, हम उनके मॉडल आंसर पर
यहाँ एक पूरा आंसर बना करके आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो। नोट्स अवेलेबल है, नोट्स के लिए भी संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।